हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूं। ये वैकेंसी आई है यूपी से। यूपी ट्रिपल एससी ने एएसओ 2026 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। 929 पोस्ट पे एक भारी भरकम भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। क्या है इस भर्ती में, आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसका सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या सैलरी मिलेगा, ये सब एक 12 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए सर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एएसओ की ये वैकेंसी निकाली है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी है। साथ में इसको असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इन स्टैटिस्टिक भी कहा जा सकता है। पॉपुलरली एएसओ की ये भर्ती है। आपका 20 मार्च को इसका विज्ञापन या कहें फुल एडवर्टीजमेंट आ चुका है। वो विज्ञापन आपको इसके साथ पीडीएफ हम व्हाट्सएप भी कर देंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा है, आप मंगा भी सकते हैं। वैसे आपको पता चल गया होगा। तो 20 मार्च को ये पूरा विज्ञापन आ चुका है। आपके फॉर्म भरने 21 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो अभी काफ़ी समय है। 21 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 11 मई, लगभग 20 दिन तक आप फॉर्म भर पाएंगे, इतना समय इन्होंने दिया है। और उसके बाद अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो या आपकी फ़ीस को लेकर कोई डिस्प्यूट हो तो 18 मई तक आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इस भर्ती के बारे में बताता हूँ। बेसिकली 929 पद की भारी भरकम भर्ती ये है। इतनी सारी पोस्ट है। यूपी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो अभ्यर्थना भेजी है उसके आधार पे 929 पदों पे ये वैकेंसी निकली है। सबसे मेन बात क्या है, ये भर्ती में वो ही स्टूडेंट बैठ पाएगा जिसने पैट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 फेस किया हो और ऑब्वियस सी बात है उसमें उसके 0 से ज़्यादा नंबर आए हों। केवल 0 से ज़्यादा आने पर ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल रूल यही है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। दूसरी बात जो मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, ये कि ये भर्ती वैसे पूरे इंडिया के लिए खुली हुई है। यूपी से भर्ती है, लेकिन भारत का कोई भी नागरिक इसमें अपीयर हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उसने पैट एग्ज़ाम में वो बैठा हो और एक जो मिनिमम स्कोर अभी आना बाकी है वो मिनिमम स्कोर उसने हासिल किया हो। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली यूपी पैट का जो एग्ज़ाम था वो 6 और 7 सितंबर को हो चुका है, लगभग 4 पारियों में हुआ था। और दिसंबर 2025 को उसका रिजल्ट या कहें स्कोर कार्ड आ चुका है। ठीक है। एक बार के लिए वो सब लोग रेस में हैं जिनके 0 से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट जो कह रहा हूँ वह नहीं है, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी है। तो अगर 929 को मोटे तौर पे 1000 कहा जाए तो 1000 का 15,000 कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 15,000 को। लेकिन कुछ भर्तियों में देखा गया है कि 30 गुना अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है, कहीं कहीं तो 45 गुना अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो ठीक है, चांसेस खुले हुए हैं आपके। ये लिंक पे आप क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी, वो सब आपने वैसे अपना स्कोर कार्ड वगैरह देख लिया होगा। बाय द वे, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एलिजिबिलिटी या स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है। ये लिंक आपको यहाँ पहुँचाएगा। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फॉर्म आपको ऑनलाइन ही करने हैं। अब ऑफलाइन का ज़माना नहीं है, चिट्ठी पत्री का ज़माना नहीं है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सबको पता है। सबसे पहले मेन बात है कि आपको फ़ीस भरनी है और बहुत ही इस स्टेज पे जो ये जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको बहुत ही नॉमिनल मात्र 25 रुपये फ़ीस भरनी है। 25 रुपये फ़ीस से एक आपकी विलिंगनेस शो हो जाएगी कि यस, हम मेन एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। मेन एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर होना चाहते हैं उसी के बेसिस पे वो एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे और आप में से कई लोगों को वो इनवाइट करेंगे। तो बेसिकली एक फ़ीस देनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है। ठीक है। ये बुनियादी बातें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, सभी कैटेगरीज़ के लिए इस लेवल पे कोई आवेदन शुल्क नहीं है, केवल उनको 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए जमा कराना है। इसके अलावा ई मित्र वाला जो लेगा सो लेगा। अच्छा, इसके बाद होगा क्या, जब मेन एग्ज़ाम्स के लिए कॉल किया जाएगा, बहुत सारे लोग भरेंगे, क्योंकि यूपी पैट हुआ था वो बहुत लोगों ने दिया था।
तो मान लेते हैं कि 15,000 लोगों जिनको बुलाया गया, जिनके एडमिट कार्ड अपलोड होंगे, आप डाउनलोड करेंगे, उन्हीं लोगों से जो मुख्य परीक्षा शुल्क है वो लिया जाएगा। वो अंदाजे से 200-300 रुपये होगा, जितना होगा उतना होगा, पर वो बाद में लिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से ठीक पहले आपसे लिया जाएगा। फॉर्म वगैरह का प्रिंट आउट वगैरह आप ले लोगे, हमेशा संभाल के रखोगे, वो सबको पता है। अच्छा, आप अगर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें संशोधन करना चाहें तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो संशोधन आपको 18 मई से पहले कर लेना है। ठीक है, संशोधन क्यों करना है? हो सकता है कि किसी का मैरिटल स्टेटस बदल जाए जब वो अभी फॉर्म भरे और बाद में, तो उसकी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए, या उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्राचार का, पत्र व्यवहार का पता होता है, वो बदल जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें संशोधन करने का मौका आपको दिया जाएगा। आपको करना हो तो कर लेना, नहीं तो पहली बार में ही सोच संभाल के भरना चाहिए। 18 मई तक ही किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये वो डिपार्टमेंट है, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम आएंगे। जैसे एक नाम आया, जैसे थोड़ा प्रिंट ब्लर हो रहा होगा, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य कर आयुक्त कार्यालय। इसमें क्या इसका पोस्ट का नाम होगा वो दिया हुआ है। मेन बात यहाँ लिखा है कि ये भर्ती स्थायी है या अस्थायी है, तो ये भर्ती स्थायी है। ये सबसे मेन बात है कि ये परमानेंट पोस्ट है। और दूसरा लेवल 6, जिसमें मिनिमम पे स्केल है 35,400 और मैक्सिमम पे स्केल है 1,12,400, 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है। तो ऐसे बहुत सारे विभागों में ये है। इन विभागों में आपसे वो चॉइस पूछेंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको अपॉइंट किया जाएगा आपकी दी हुई चॉइस के बेसिस पे और आपने जो स्कोर किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, सब में यही है, 35,400 से 1,12,400 परमानेंट ये पोस्ट है। और आप देखेंगे जैसे ये अभी जब चल रहा है तो अभी 7th पे कमीशन लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अभी 8वां वेतन आयोग की भी तैयारियां हैं। तो 35,400 रुपये तो बेसिक पे होगा। प्रोबेशन में वहाँ कितना मिलेगा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। उसके बाद एक बार जब फिक्सेशन हो जाता है तो 35,400 प्लस डीए, जैसे आज के रेट में अगर चले तो डीए 58% चल रहा है, तो आप, है ना, ठीक है, आप डीए 50% मान लो भले, और एचआरए 10% मान लो, तो इस तनख्वाह में आप 60% और जोड़ दो, और उसके बाद हर साल जो सैलरी बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बढ़िया है, लाइफ सेट है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी यहाँ तक आ सकती है। वो तो डिपेंड करेगा आप कितने साल की सर्विस करते हो। तो एक अच्छी ल्यूक्रेटिव सैलरी है, आकर्षक वेतन है, और गवर्नमेंट जॉब की तो बात है ही अपनी आप में। अब सबसे मेन बात, एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी ये बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उससे आपका पीजी हो रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा हो, स्नातकोत्तर हो रखा हो। पीजी किन विषयों में हो? या तो वो मैथ्स में हो, या वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में हो, या वो कॉमर्स से हो, या वो इकोनॉमिक्स से हो, या वो स्टैटिस्टिक्स से हो। ठीक है, तो मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी इस तरह से नहीं पढ़िएगा। आपकी जो पीजी की डिग्री है, वो पीजी की डिग्री, ये जो 5 विषय लिखे हुए हैं, इन 5 विषयों में से अगर किसी एक विषय से है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये शर्त से ज़्यादा मुश्किल शर्त मैं इसको मानता हूँ कि आपके पास DOEAC, जिसको अपन डोएक बोलते हैं, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा, या किसी यूनिवर्सिटी या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो। आप जब आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन से पहले आपके पास ये वाली पीजी की डिग्री और ये वाला जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है ये होना चाहिए। बाकी ये कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, वो अपन सबको है ही, उसकी दिक्कत नहीं है। ये प्रेफरेंशियल या अगर एलिजिबिलिटी अगर ये हो तो अच्छी बात है, या इनको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी अभी उस पर आप पंगा मत डालो। आप तो ये अनिवार्य अर्हता जो आपका कंपलसरी है कि भाई आपकी ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ये है पीजी और ये डिप्लोमा वाली बात। ठीक है, इसके बाद आयु, जैसे 2026 में ये भर्ती आई है तो
1 जुलाई 2026, 1 जुलाई कट ऑफ डेट है। 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और कहें 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मोटे तौर पे 21 साल से लेकर 40 साल तक के सारे अभ्यर्थी एलिजिबल है। कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2026, क्योंकि 2026 को ही विज्ञापित की गई है। अच्छा, बाकी SC, ST, OBC, EWS में अगर किसी तरह का रिलैक्सेशन है, क्योंकि जैसे हमारे राजस्थान में तो होता है 5 साल का रिलैक्सेशन, कुछ मामलों में 10-10 साल तक का भी रिलैक्सेशन होता है, तो वो अगर रिलैक्सेशन है तो वो लागू है। यानी कुछ मामलों में एज 45 साल तक भी हो सकती है, कुछ मामलों में 50 साल तक भी हो सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं यूपी के, उनके लिए 5 साल का छूट है। तो यहाँ पे ये तो है ही है कि स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा, बेसिकली सिलेक्शन कैसा होगा? क्या इंटरव्यू है? इंटरव्यू नहीं है, सीधा सीधा राइटिंग एग्ज़ाम है। 100 नंबर का एग्ज़ाम है। अभी स्कीम आ जाएगी, मैं पढ़ दूंगा। 100 नंबर का आपको एक एग्ज़ाम देना है। सिंपल सी बात, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आ सकता है, पर आपको डिस्क्रिप्टिव लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, सीधा सीधा है। और नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नॉट बैड, तुक्का लगा सकते हो, पर गलत जाता है तो 1/4 कटेगा। तो स्कोर कमाओगे भी तो कटेगा भी, तो नेगेटिव थोड़ा सा आदमी को तुक्के लगाने से रोकता है। खैर, सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस मैं लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद ये है कि मोटे तौर पे देखो लिखा हुआ तो यही है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो 929 मल्टीप्लाई 15, 14-15 हज़ार रुपये, 14-15 हज़ार बच्चे होते हैं। उतने बच्चों को तो ये कम से कम एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। जो स्टूडेंट यूपी से नहीं है उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। हो सकता है वो अपने स्टेट में किसी SC, ST, OBC किसी कैटेगरी में हो, पर यूपी के इस एग्ज़ाम के लिए उन अदर स्टेट वाले बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। ये फिक्स रूल है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो पिता पक्ष है वो वाली जाति के हिसाब से उनकी कैटेगरी डिसाइड होगी। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी जॉब में होते हैं उनको इस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अपने संबंधित संस्थान से NOC लेनी होगी। तो वो तो प्रोसीजरल है, वो एम्प्लॉय को पता होता है, लेनी ही होती है। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब होगा, वेन्यू क्या होगा, ये सब की जानकारी आपको दे दी जाएगी समय पे। ठीक है, और उसी समय रोल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। तो ये तो पत्राचार वगैरह ना करें, कुल मिला के ये बात लिखी हुई है, उससे कुछ नहीं होगा। अब मेन बात आते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आप समझिए कि 65 नंबर का स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है, और टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक है, कुछ मैथ्स है, पर बहुत टफ लेवल का नहीं है। ASO जो राजस्थान का होता है उसमें तो थोड़ा ख़तरनाक मामला हो जाता है, बट यहाँ उतना नहीं है। 15 नंबर का कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट है और 20 नंबर का यूपी से रिलेटेड सामान्य जानकारी है। तो यहाँ यूपी वालों को एज मिलेगा क्योंकि उनके ही राज्य से संबंधित है, तो दूसरे राज्यों वालों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 15 नंबर कंप्यूटर, 35 ये हो गया, और 65 नंबर का स्टैटिस्टिक है। मैं अभी इसके बारे में और बात करूँगा आपसे। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। अभी इसको और अंदर पढ़ सकते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं, इसमें पढ़ देता हूँ। स्टैटिस्टिक तो बेसिक इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। पर जो आगे डिटेल्ड देखा था तो मैंने उसके अंदर देखा था स्क्यूनेस भी है और कुर्टोसिस भी है, तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, वो भी है। इंडेक्स नंबर, रेट्स एंड रेशियोज है। इसमें रेट्स एंड रेशियोज बेसिकली मैथ्स में पढ़े जाते हैं, बट ये है यहाँ पे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और जो आपकी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इन सब का मतलब ये एक एक लाइन का है, तो इसके बाद 5-5 लाइन से विस्तारित इनको किया है, एक्सपैंड करके समझाया है कि किसके अंदर क्या क्या है। तो काफ़ी सिलेबस में क्लैरिटी है, अच्छी बात है। बड़ा हो छोटा हो उससे प्रॉब्लम नहीं होती। एम्बिग्यूटी जो वहाँ होती है ना कि क्या आएगा कितना आएगा, तो इसमें क्लैरिटी दे रखी है काफ़ी। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम तो बहुत क्लियर कट है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा, ये सभी बता रखा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसमें दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर का पार्ट बता ही दिया मैंने, अभी और थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। ये सब ये फिर डिटेल आ गई है ना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये ब्लर दिखेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। PDF साथ में अटैच मैं इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना।
और नहीं तो सिंपल आप व्हाट्सएप करके मंगा लेना, सर्च भी मारोगे तो मिल ही जाएगी आपको। ठीक है। कंप्यूटर में जैसे लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनल प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस वगैरह वगैरह ये आप पढ़ लेना। ठीक है। और लास्ट में आपके उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला वगैरह वो सारा आप देख लेना। हमारी तरफ से क्या है, हम इसका एक बैच ला रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको इसी नाम से UPSSC-ASO के नाम से आपको वहाँ पे कोर्स दिखाई दे जाएगा। ये मार्च का महीना, अभी हमारा कंटेंट पूरा रेडी नहीं है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्च में तो पूरा कंटेंट रेडी नहीं है। 26 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी एग्ज़ाम में समय है तो अगले 2 महीनों में हमारा पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। जो लोग मार्च में अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे उनको ऑलमोस्ट हाफ रेट पे ये कोर्स मिल जाएगा। मात्र 249 रुपये में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। स्टैटिस्टिक पार्ट, कंप्यूटर पार्ट मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा और यूपी का जो बेसिक है वो भी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो 65 मार्क्स का हम कवर करा देंगे आपको। और जो लोग अप्रैल या अप्रैल के बाद लेंगे तो उनको वो 499 का कोर्स अवेलेबल होगा, तो भी बहुत सस्ता ही है। ठीक है। और कंटेंट हम अगले 2 महीनों में पूरा करा देंगे, आपके एग्ज़ाम से तो वेल बिफोर ये करा देंगे। भर्ती इसी साल हो जानी चाहिए क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो डेफिनेटली ये भर्ती समय पे शुरू हुई है तो समय पे पूरी होगी, इसकी पूरी आशा है। चलिए जी, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। सो पढ़ाई वढ़ाई करते रहिएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक।